एवरीवन, वेलकम टू केटी अकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11 का चैप्टर 1 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ वो कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हम संविधान के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, शुरू से लेके एंड तक बने रहना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको संविधान के बारे में बताता हूँ कि संविधान होता क्या है और उसके बाद भारत के संविधान के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ जाके सीखेंगे कि भारत का संविधान बना कैसे और भारत के संविधान जिसे 75 साल हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, तो उसमें ऐसे कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से प्रोविजन ऐड किए गए हैं जिसके कारण वो इतना सफल रह चुका है। ठीक है, और आगे बात करें तो इसमें थोड़ा सा और मैं ये बताना चाहूँगा संविधान के बारे में कि भाई जो संविधान है एक देश के लिए क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले संविधान की बात करते हैं, संविधान होता क्या है। तो संविधान कुछ नहीं, बस एक किताब की तरह है। जैसे सपोज करो मैंने ये किताब ली, ठीक है, तो संविधान भी एक ऐसी मोटी सी किताब है। ठीक है, उसमें क्या है संविधान के जैसे इसमें अलग अलग जैसे वर्ड पावर में इजी बुक है, इसमें वर्ड्स लिखे हुए अलग अलग, ऐसे ही संविधान में क्या है नियम लिखे हुए हैं, नियम और कानून। अब नियम और कानून क्यों जरूरी होते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट रीजन ये है क्योंकि आप सभी को पता होगा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री में ठीक है क्या होता है, लोगों की चलती है, जो सरकार होती है वो लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें जितनी भी शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उसमें लोग जो है अहम भूमिका या फिर मेन रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही संविधान क्या है, जो भी सरकार बनती है वो इस बुक के अकॉर्डिंग, जैसे संविधान सपोज करो ये संविधान है, इसमें इस बुक में जितने भी लोग ठीक है जितने भी नियम कानून लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, कोई भी वो अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो संविधान भी कुछ इस किताब की तरह है, जैसे ये मोटी सी किताब है ऐसी संविधान है हमारा, और उसमें क्या है बहुत सारे नियम कायदे प्रावधान लिखे हुए हैं जिससे एक समाज को चलाया जाता है। तो बेसिक सी डेफिनेशन क्या बनी संविधान की। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसी को ब्रेक करके दिखाता हूँ संविधान बना कैसे। ठीक है, संविधान शब्द आया कैसे। संविधान दो मूल शब्द से बना हुआ है, सम प्लस विधान। सम होता है बराबर और विधान होता है कानून, ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो। ठीक है, अब संविधान में इतने सारे कानून लिखे हैं लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा कि ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, ये कानून सिर्फ अमीरों के लिए है या फिर ये अधिकार वर्ग के लिए, ऐसा कुछ नहीं। संविधान में लिखा हुआ है कि जितने भी कानून हैं वो सब पे इक्वली लागू होंगे। ठीक है, सब पर बराबर मान्य होंगे। ठीक है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, राजा हो क्लियर है। तो बात करें संविधान की उत्पत्ति ऐसे हुई है और अब बात करते हैं संविधान की जरूरत क्या है। ठीक है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज करो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ हमें इस पेन की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो आप ये तो बोलोगे नहीं कि पेन फाइट के लिए चाहिए, है ना, ये नहीं बोलोगे कि स्पीड करने के लिए चाहिए, ये बोलोगे बिल्कुल भी नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, हमें जरूरत पेन की इसलिए है क्योंकि इससे हम लिखते हैं, एग्जाम में हेल्पफुल है। ठीक है, होमवर्क करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसके लिए हेल्पफुल है। तो इसके क्या बता रहे, तुम काम बता रहे, वक्त बता रहे, सेम संविधान के साथ फॉलो होता है। संविधान में भी क्या होता है, अगर हम संविधान के काम पूछें, संविधान क्यों जरूरी है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबका सेम मतलब होगा कि संविधान के काम बनाने हैं। ठीक है, अब भाई संविधान बना क्यों। अब इसके ना एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज करो कि घर में कोई नियम कायदे नहीं होते, तो मन करता हम रात को 12 बजे आ रहे हैं, ठीक है, मन करता हम इंडिया गेट पे जा रहे हैं वहीं सो जा रहे हैं, है ना, मन कर रहा है जिस मर्जी को गाली दे रहे हैं, मन कर रहा है जहाँ मर्जी कूड़ा फेंक रहे हैं, मन कर रहा है जूते लेके बेड पे चढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है बाहर से लोग आते तो कितनी बेइज्जती कर देते, है ना, बेइज्जती होती घर की कि भाई इतने मैनर्स नहीं है। ठीक है, अकल ही नहीं है कि जूते लेके बेड पे चढ़ रहे हैं, अकल ही नहीं है कि रात के 12 बजे आ रहे हैं, पेरेंट्स को कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, घर में सब एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि भाई सबको लिमिट करने के लिए, जिससे कि हमारी जो समाज में सोसाइटी में इज्जत बनी रहे, ठीक है, रिस्पेक्ट मिलती रहे, इसी के लिए संविधान भी बनता है। ठीक है, अगर संविधान नहीं होगा ना तो देश में क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, जिसे बोलते हैं क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ठीक है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, ये एक तरीके से जंगल बन जाएगा। ठीक है, जंगल कैसे बनेगा, जैसे मान लो सपोज करो एक एक्स-पर्सन है वो पावरफुल है, वो वाई-पर्सन को चाटा मारेगा। अब सपोज करो एक्स-पर्सन तो पावरफुल था तो उसने वाई को हरा दिया, अब मान लो जेड आया वो वाई से ज्यादा पावरफुल हो गया तो वाई जेड को हरा देगा। तो इसलिए एक तरीके से जंगल बन जाएगा, जैसे जंगल में जो जानवर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो उससे कमजोर वाले जानवर को मार देता है, खा जाता है।
ठीक है। तो एक जंगल बनने से रोकने के लिए, एक देश को एक जंगल बनने से रोकने के लिए हमें संविधान की जरूरत है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आएगा कैसे करेंगे, एग्जाम में आए तो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। दूसरा आएगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कार्य कौन कौन से हैं। मतलब सेम ही होगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो कुछ बेसिक से फंक्शंस बताने वाला हूँ और ये भी बता दूं मैं, ये नोट मत करना, ठीक है। नोट्स कमेंट सेक्शन उसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा, ठीक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत क्यों है, ये संविधान के कार्य क्या है। सबसे पहला काम है वो है एकता बनाना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यूनाइट पीपल। संविधान क्या करता है, सबको सोसाइटी में सबको जोड़े रखता है। जोड़े कैसे रखता है, एक कैसे रखता है, सपोज करो कि मैंने कोई क्राइम किया और मेरे बगल में एक एक्स पर्सन है, उसने कोई क्राइम किया, सेम क्राइम किया, ठीक है। अब एक्स पर्सन ने क्या किया कि वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उसे छोड़ दिया, मैं गया मेरे को सजा दे दी, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं भी सेम क्राइम करूंगा और डबल करूंगा। मैं क्या बोलूंगा, मेरे एक्स पर्सन ने क्राइम किया था, उसे छोड़ दिया गया था, मुझे नहीं छोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए संविधान बोल के चलता है, अगर किसी ने भी कोई भी क्राइम किया है तो सबको बराबर सजा मिलेगी। इससे क्या होगा, अगर सबको इक्वली ट्रीट करके चलेंगे तो सोसाइटी में सब मिलकर जुल के रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। दूसरा काम सरकार बनाना। संविधान ये बोलता है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोगों की चलती है, इसलिए संविधान ये बोलता है कि भाई लोगों की, ठीक है, करोड़ों लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते। तो इसलिए संविधान ने बोला कि भाई हम एक सरकार बनाएंगे जो कि लोगों की बातें सुनेगी और लोगों की इच्छा पूरी करेगी। क्लियर है। तो संविधान बताता है कि सरकार बनाने का प्रोसीजर कैसा होगा, ठीक है, सरकार कैसे बनेगी। तीसरा फंक्शन क्या है, शक्तियों पर रोक लगाना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई सरकार को बना दी, अब मान लो सरकार का मन कर रहा है कि बोलते 5 बजे के बाद कोई गलियों में नहीं घूमेगा, है ना। अब बोलते कि भाई कि एक्स रिलीजन जो है उसके लोग कभी सड़कों पे नहीं उतरेंगे, कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा लोगों का। ये लोकतंत्र थोड़ी हो गया, फिर तो ये ऑटोक्रेसी हो गया, है ना, ये डिक्टेटरशिप हो गया। तो इसी चीज को रोकने के लिए संविधान ने सरकार की शक्तियों पर कुछ रोक लगाई है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया है, जिससे कि गवर्नमेंट अपनी पावर को अनलिमिटेड करके एक डिक्टेटरशिप फॉलो ना करने लग जाए। आगे बात करते हैं शक्तियां प्रदान करना। अब ऐसा नहीं है सारी शक्ति रोक ली, अब सारी शक्ति रोक लेगी तो सरकार जो है लोगों की इच्छा कैसे पूरी करेगी। क्लियर है। तो इसी चक्कर में संविधान उनको कुछ शक्तियां देता है, ठीक है, गवर्नमेंट को कुछ पावर देता है, कुछ प्रावधान नियम लिखे हुए हैं कि भाई सरकार के पास ये पावर है जिससे लोगों की इच्छाएं कि शांति से रहना, हंस के रहना, ठीक है, अपनी बातें अच्छे से सरकार से शेयर कर पाना, अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर पाना, ये सब इसीलिए करता है, ठीक है। लास्ट है राजनीतिक पहचान प्रदान करना, प्रोवाइड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि संविधान सबको, भारत में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उन्हें एक लिमिटेड टाइम तक एटलीस्ट रहना पड़ेगा, तब उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है, जिसके कारण उसमें देश में रहने वाले, ठीक है, लोगों को जितनी भी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सारे लोगों को फैसिलिटीज मिलती है, जैसे राशन मिलना, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज मिलना, अगर हमारे साथ कोई क्राइम हो रहा है तो हम पुलिस स्टेशन FIR फाइल कर सकते हैं। तो जितनी भी फैसिलिटीज मेंबर को, ठीक है, जैसे एक टीम होती है, टीम में एक मेंबर को सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, ऐसे ही एक देश में रहने वाले सिटीजन को सारी फैसिलिटीज मिलती है। अब भाई संविधान ने ये क्यों नहीं बोला कि भारत में सारे हिंदू रहेंगे या भारत में सारे मुस्लिम रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, भारत एक विविधताओं वाला देश है। तो इसलिए क्या है, संविधान ने कभी ये नहीं कहा कि भारत सभी हिंदुओं के लिए होगा, भारत सभी मुसलमानों के लिए होगा। इसलिए संविधान ने बताया है भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्लियर है। तो कभी भी आए कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 5 चीजें लिख देना। पहला, इट यूनाइट्स पीपल, ये लोगों के बीच में एकता बनाता है। दूसरा, इट फॉर्म्स गवर्नमेंट, ये सरकार बनाता है। तीसरा, ये सरकार की शक्तियों पर रोक लगाता है, इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। चौथा, ये शक्तियां प्रदान करता है, इट स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट। और पांचवा, ये राजनीतिक पहचान प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो आगे चलते हैं अगले से। कुछ मेजर इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण भारत के संविधान बनना शुरू हुआ।
तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेजर इवेंट्स 3 थे। उसका पहला जो मेजर इवेंट था वो था अगस्त प्लान, जिसे ठीक है अगस्त ऑफर भी बोलते हैं, क्योंकि अगस्त में आया था। और कौन से ईयर में आया था? 1940 में, ठीक है। अगस्त ऑफर 1940 1940 में आया था। इसके तहत अब देखो क्या हुआ था कि ब्रिटेन में एक उस समय मिनिस्टर थे जिनका नाम था लॉर्ड लिलिथगो, ठीक है। क्या हुआ? लॉर्ड लिलिथगो ने, ठीक है, ऑफर भेजा भारत को, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1940 की बात चल रही, तो 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चल रही थी, विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस समय क्या हुआ, इन्हें लगा कि हम विश्व युद्ध हार जाएंगे, हमारे पास जो सोल्जर्स हैं, सेना धीरे धीरे कम पड़ती जा रही है। तो इन्होंने सोचा कि ना भारत की मदद की जाए, भारत के नेताओं से बात की जाए और भारत के जो युवाएं हैं, यूथ्स हैं, उनको सेना में इंक्लूड किया जाए, जिससे कि हमारे जो चांसेस है युद्ध जीतने के उभर जाए। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भारत की जो कांग्रेस, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस से बात करी, कांग्रेस के नेताओं से बात करी कि सर हम तुम्हें, ठीक है, आज़ादी दे देंगे, ठीक है, हम तुम्हारी मांगे पूरी कर देंगे, एक बार अपने जो यूथ है, युवा है, मतलब बोलता हूँ हमारी आर्मी में, ठीक है, हमारी साइड से लड़े। लेकिन क्या हुआ, जैसे गांधी जी हो गए और भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे, ठीक है, उन्होंने बोला भाई आज़ाद कर देंगे नहीं, अभी करो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कर देंगे, एक बार युद्ध जीत जाए फिर कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या आई, इसमें ये बोला कि भाई जो माइनॉरिटीज है, तुम्हारे अल्पसंख्यक रह रहे, जैसे मुस्लिम जो आबादी रह रही है, ठीक है, उनके लिए भी एक पार्टी चलती थी इंडिया में जिसका नाम था मुस्लिम लीग। उसके उस समय नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बातें सुनी जब कि भाई हम अल्पसंख्यकों के बारे में भी सोचेंगे, माइनॉरिटीज के बारे में भी सोचेंगे, तो खुश हो गए कि भाई हमारे अधिकार मिल रहे हैं, तो वो तो इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन कांग्रेस के नेता जैसे गांधी जी, ठीक है, और भी नेता थे, तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया। उन्होंने बोला अगर आज़ादी अभी दोगे तो हम अभी तुम्हारे जो सेना है उसमें इंडियंस को भेज देंगे, अदरवाइज हम नहीं भेजेंगे। ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसके कारण अगस्त प्लान या फिर अगस्त ऑफर, क्लियर है? इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। दूसरा जो प्लान था वो है क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात करें 1942 में होता है, 1942 में, जिसके तहत क्या हुआ, क्योंकि ये धीरे 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 युद्ध हारते जा रहे थे, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो 1942 में एक व्यक्ति आता है ब्रिटेन से, जिसका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। स्टैफर्ड क्रिप्स आता है, इसी के नाम पे क्रिप्स मिशन आया जी आता है, ठीक है, 1942 में। अब ये भी बातें रखता है, ठीक है। अब इसने कौन कौन सी बातें रखी? इसने बोला कि भाई हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, सेम बातें रखी, ठीक है, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, ठीक है, लेकिन जो अपने युवा हैं, अपने जो यूथ्स हैं, उन्हें बोलो हमारे साइड से रहे। सेम कांग्रेस के खिलाफ थे, बोलते थे अभी आज़ाद करो, हम अभी भेज देंगे। लेकिन क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन में जो स्टैफर्ड क्रिप्स है उससे एक बात निकल गई थी, ठीक है। कौन सी बात निकली? उसने बोला कि भाई हम डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या है कि भाई जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, क्योंकि इंडिया उस समय बटा हुआ था, भारत बटा हुआ था, कि भाई जितने भी कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, जो कि प्रिंसली स्टेट्स मतलब देसी रियासत जहाँ पे राजा महाराजाओं का राज था। तो क्या बोला कि भाई वहाँ पे राजा महाराजा राज करने हैं, उनके पास चॉइस होगी, वो भारत से जुड़ना चाहे जुड़ जाए, नहीं तो वो अपना अलग देश बना सकते हैं। आईएनसी को बुरा लगा। प्लस दूसरी चीज क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया हम माइनॉरिटीज के बारे में, माइनॉरिटीज को कोई भी अधिकार नहीं देंगे, अल्पसंख्यकों को कोई भी अधिकार नहीं देंगे। इससे जो अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के, वो हर्ट हो गए, जिसके कारण क्रिप्स को, जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे, इनको वापस भेज दिया गया। ऐसे क्रिप्स मिशन भी फेल कर गए। तीसरा जो लास्ट मेजर इवेंट आता है जिससे हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो बनके तैयार हुआ, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। याद रखना 24 मार्च 1946 को 1946 24 मार्च एंड 1946 में ये मिशन आता है। इसके तहत, ठीक है, अब इस मिशन का नाम सबसे पहले बताता हूँ कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा। इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री आए थे, ठीक है। 3 कैबिनेट मंत्री कौन से थे? एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स जो पहले चले गए थे, दूसरे थे पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे थे एबी एरिक्सन, क्लियर है? बात करें उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते क्लीमेंट एटली, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसमें इनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस-नहस हो गई थी, ठीक है। अब इनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे, इतनी पावर नहीं बची जिसके कारण इंडिया पे रूल कर सके। अब इंडिया में इतने रिसोर्स भी नहीं बचे थे, रॉ मटेरियल नहीं बचा, जिसके कारण उन्होंने सोचा इंडिया को आज़ाद कर दें, ठीक है। इन्होंने अपने पर्पस के लिए इंडिया को यूज किया था, और जब इंडिया से कुछ नहीं मिल सका तो उन्होंने इंडिया को आज़ाद करने की सोची, ठीक है। फिर क्या होता है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, ठीक है, क्या किया, उधर के 3 मिनिस्टर्स को, ठीक है, 3 जो कैबिनेट मंत्री थे उनको भारत भेजा।
कौन कौन से मैंने अभी नाम बताया था, ये 3 मंत्री थे जिनको भेजा। इनके तहत इन्होंने भारत की जो आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हमारी जो आज की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, ठीक है, वही राहुल गांधी, ठीक है, तो उसी पार्टी को बोला, ठीक है, उसी पार्टी को गाइड किया कि भाई तुम्हें देश को चलाना है, देश को आजाद करें, लेकिन देश को चलाना कैसे है, ठीक है, उसके लिए संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा में लोग बैठेंगे, ठीक है, फिर लॉज बनेंगे, कानून बनेंगे, उसी कानून के अकॉर्डिंग देश को चलाना, क्योंकि अगर हमने तुम्हें डायरेक्ट आजाद कर दिया तो ये जंगल बन जाएगा, ठीक है, जानवर बन जाएंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले कानून बनाओ, जैसे ही लॉ बन जाएगा वैसे तुम्हें कंप्लीटली आजाद कर देंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे, जिसके तहत हमारा संविधान बनना शुरू होता है। तो आइए देखते हैं भारत का संविधान बनना कैसे शुरू होता है, उसकी पूरी देखो। अब इसमें क्या देखेंगे कि भारत का संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया, ठीक है, तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से लेके एंड तक कि भाई बनना कैसे स्टार्ट हुआ और बन के कब तक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कैबिनेट मिशन के बारे में बताया था कि कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, उसके बारे में डिटेल मैंने बताया गया है, 24 मार्च 1946 को आता है, जिसके तहत ये बोला गया कि भाई एक संविधान सभा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल बनेगा जहाँ पे सारे लीडर्स जो है नेता है बैठेंगे, क्योंकि अब देखो इसके तहत एक तो संविधान सभा बनी, दूसरा एक बोला कि भाई इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, क्योंकि भाई उस समय करोड़ों में पॉपुलेशन थी, अब करोड़ों लोगों को एक जगह पे बिठाना है, एक कुर्सी, इसलिए क्या बोला कि भाई इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में 1 मिलियन पे एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, कि भाई 10 लाख लोग जो है वो एक नेता को चुनेंगे और वो जो एक नेता है उन 10 लाख लोगों की बातें रखेगा, ठीक है। आगे बात करें कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन 1935 है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है निर्वाचन क्षेत्र, कि भाई एरिया को डिमार्केट करेगा, कौन बताएगा कि भाई इस एरिया में 10 लाख लोग आते हैं, ठीक है, वो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग, 1935 का एक अधिनियम चलता था अंग्रेजों का, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र को बांटा गया। आगे बात करें जिसके तहत क्या होता है ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेजों का राज था, उसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। यहाँ से 292 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 292, ठीक है, जिसे मेंबर्स बोल सकते हैं, सदस्य बोलते हैं, वो आते हैं। प्रिंसली स्टेट्स जिसे बोलते हैं देशी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, देशी रियासत क्या होती हैं, जहाँ पे राजा महाराजा राज करते थे, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे जगह थी जहाँ पे राजा और महाराजा राज करते थे। तो 93 जो लोग थे, सदस्य जो थे, वो राजा महाराजा ने अपनी साइड से भेजे थे, इनको कोई इलेक्शन नहीं होता। तीसरा है कमिश्नरेट से, कमिश्नरेट क्या थे, कुछ ऐसे एरिया जो ब्रिटिश के, जहाँ पे ब्रिटिश के मेन हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे, ठीक है, जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थे, ठीक है। तो ये 4 ऐसे एरिया थे जहाँ से, ठीक है, ब्रिटिश ने अपने मेंबर्स भेजे थे। तो बात करें कमिश्नरेट 4 कौन कौन से हैं, ठीक है, एक तो दिल्ली, ठीक है, दूसरा अजमेर मारवाड़, ठीक है, तीसरा बलूचिस्तान और चौथा कुर्द, ये 4 ऐसे कमिश्नरेट। फिर बात करें मेजर कम्युनिटीज कौन कौन सी थी, कौन कौन से समुदाय के लोग सभा में थे, तो मेजरली 3 कम्युनिटीज थी, एक तो हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तो तीसरे सिख। ये 3 तरीके के लोग, 3 समुदाय के लोग संविधान सभा में अवेलेबल थे, प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं ये बता दूं कि मैं लिख इंग्लिश में रहा हूँ, लेकिन जो नोट्स होंगे, ठीक है, वो आपको हिंदी इंग्लिश सेपरेट मिलेंगे। जिसको हिंदी मीडियम की चाहिए वो हिंदी मीडियम का पीडीएफ ले सकता है, और जिसको इंग्लिश मीडियम की चाहिए उसको इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ ले सकता है, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करना, लेकिन जो अभी बोल रहा हूँ बस उसे ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बात करें अभी हमने वहाँ तक देख लिया था, ठीक है, कौन कौन से समुदाय थे। अब बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं संविधान सभा, जहाँ पे जितने भी सदस्य चुन के आए थे, ठीक है, वो सब बैठे थे। तो बात करें जो पहली इसकी सिटिंग हुई थी, पहली जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें टेम्पररी हेड मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष। अब अस्थायी अध्यक्ष किसे कहते हैं, क्या हुआ, सभा बन गई, इतने सारे सदस्य बैठ गए, अब हमको मैनेज कौन करेगा, है ना, मैनेज नहीं करेंगे तो सब टाइम पास ही करेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, समय सोचा गया कि भाई अब किसको बनाया जाए, किसको बनाया जाए, चुनाव इतनी पॉसिबल थे नहीं, इलेक्शन पॉसिबल थे नहीं, तो इसलिए डिसाइड किया गया कि अब क्या करेंगे, हम इन सब में से एक उस लीडर को चुनते हैं, उस नेता को चुनते हैं सबसे एल्डर हो, ठीक है, सबसे बूढ़ा हो, ठीक है, जिससे कि सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट कर सकें। तो उस समय सबसे एल्डेस्ट जो थे, ठीक है, सबसे बूढ़े जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो उसी समय को क्या बोल दिया कि भाई जब तक कोई चुन के नहीं आता, कोई इलेक्ट होके नहीं आता,
उस समय तक संविधान सभा को कौन चलाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्पररी हेड बनाया गया। ठीक है। तीसरी चीज याद रखना, उस समय जब संविधान सभा बनी थी पहली बैठक हुई थी तो 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य उस समय। आगे बात करें अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? चुनाव होते हैं जिसके तहत स्थायी अध्यक्ष जो है परमानेंट हेड किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे देश के पहले प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे बात करें 13 दिसंबर को मतलब कि 9 दिसंबर, फिर अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर, फिर अगले 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है जिसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है। इसमें क्या था? बेसिकली एक ऐसा पेपर था जिसमें कि संविधान, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं? टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है कि भाई फालतू की बातें कर रहे हैं, बात चल रही समानता की, आगे भेदभाव करने, कौन कौन सी चीजें लेके आ रहे थे आज कल उसकी बातें। तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, हमारे देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, उन्होंने क्या किया? संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। उन्होंने बताया कि हम संविधान सभा में बैठे हैं, हमें इन टॉपिक पे डिस्कशन करना है, कोई फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है। इस लिमिटेड समय में हमें अपना संविधान तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है? उसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आगे बात करें क्या होता है? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, उद्देश्य प्रस्ताव जो था, संविधान सभा एक्सेप्ट कर लेती है कि नहीं, हाँ, ठीक है, हम इन मुद्दों पे, इन टॉपिक्स पे, इन एजेंडास पे बात करें। फिर क्या होता है? 14 अगस्त 1947 तो पता ही होगा, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। उससे जस्ट एक दिन पहले, ठीक है, पाकिस्तान आजाद हुआ था। बेसिकली इंडिया 2 हिस्सों में बटा था। ठीक है, डिवीजन हुआ था इंडिया का, बंटवारा हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था? कुछ जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भारत छोड़ के, ठीक है, पाकिस्तान चले गए थे। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे सदस्य जो थे, वो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, जिसके कारण 389 में से, ठीक है, 389 में से कितने बचे? सिर्फ 299 सदस्य ही बच पाए। ठीक है। अब बात करें 299 सदस्य ही क्या कर रहे हैं? संविधान बनाने में, ठीक है, हिस्सेदारी निभा रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर क्या होता है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तो तैयार हो जाता है। ठीक है, बनके तो तैयार हो गया, लेकिन क्या हुआ कि इसे लागू नहीं किया गया। समय दिया गया कि इसमें रेटिफिकेशन कोई करनी हो, कोई परिवर्तन करने हो, कोई बदलाव लाने हो तो उसको लाया जाए। क्या होता है? इसलिए हर साल याद रखना 26 नवंबर को, ठीक है, पूरे देश में नेशनल लॉ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय कानून या फिर विधि दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे देश के लिए कानून बनके तैयार हुआ था, लागू अभी नहीं हुआ। लागू मतलब लोगों ने फॉलो नहीं किया। ठीक है, आगे बात करें क्या होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा संविधान लागू होता है। ठीक है, लोगों पे लागू हो जाता है, लोग मानना शुरू कर देते हैं। अब भाई 26 जनवरी को डिसाइड किया, 26 नवंबर को जब तैयार हो गया तो 27, 28, 29 2-3 दिन बात कर देते, लेकिन 26 जनवरी का टाइम क्यों लिया? एक रीजन है इसका। वो रीजन क्या है? याद रखना 1929 में 1929 की बात है, जब कांग्रेस पार्टी थी उसका एक सेशन चल रहा था, इसे बोलते हैं लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन चल रहा था। उसमें जितने भी कांग्रेस के नेता थे ये अंग्रेजी शासन से परेशान हो गए थे। इन्होंने बोला अब हम अंग्रेजों की कोई भी बातें नहीं मानेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो इसी चक्कर में क्या हुआ, उसी समय इन्होंने बोला कि आने वाली 26 जनवरी को हम अपना आज़ादी का पहला दिवस मनाएंगे। तो तभी से क्या हुआ कि भाई 26 जनवरी 1950 को हमने, ठीक है, 26 जनवरी 1930 से हम अपना पहला आज़ादी का दिवस मनाते आ रहे हैं। इसलिए 26 हमने सोचा 26 नवंबर 26 जनवरी के क्लोजर बिल्कुल पास में ही है, इसलिए 26 जनवरी को हम अपना संविधान लागू कर देंगे, जिसके कारण इसमें कोई भी डिफेक्ट होगा, कोई भी गलती होगी, उसको रेटिफाई कर देंगे या उसको चेंज कर देंगे। क्लियर है? ये था हमारा संविधान कि भाई भारत का संविधान बनने की कौन सी प्रक्रिया। देखो अब ना कुछ बेसिक सी चीजें देखते हैं संविधान की, ठीक है, कुछ फैक्चुअल चीजें जिसे तथ्य बोलते हैं संविधान के, वो देखते हैं। ठीक है, संविधान में याद रखना संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, अगला याद रखना टोटल 166 सिटिंग्स हुई थी, 166 बैठकें हुई। ठीक है, 166 मीटिंग हुई जिसमें हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। तीसरी चीज संविधान के भाग शेड्यूल जिसे होता है अनुसूची, और तीसरा आर्टिकल जिसे होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, सपोज करो ये बुक है हमारे पास। ठीक है, अब ये बुक में कुछ चैप्टर्स होंगे।
ठीक है। जैसे इस बुक में कुछ चैप्टर है, उसी चैप्टर को संविधान में क्या बोलते हैं, भाग या फिर पार्ट। पहले याद में संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 22 थे, अब 25 हो गए। क्यों? क्योंकि भाई धीरे धीरे समय बदल रहा है, ठीक है, तो लोगों के लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, तो लोगों को नए नियम कायदे की जरूरत है, ठीक है। सेकंड थिंग इज शेड्यूल्स, जिसे होता है अनुसूची। जैसे इसमें पहले चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अंदर टॉपिक होते हैं, ठीक है, अंदर टॉपिक होते हैं, तो याद रखना उन्हीं को बोलते हैं अनुसूची या फिर शेड्यूल्स। तो पहले 8 तक कितने हैं, ठीक है। तीसरा है आर्टिकल, जिसे बोलते हैं अनुच्छेद, ठीक है। अब ये आर्टिकल वो नहीं है, ए एंड क्लियर है, ठीक है। बात करें आर्टिकल, याद रखना आर्टिकल कौन से हैं, ये है नियम, ठीक है, कि भाई नियम नंबर 1, नियम 2, नियम 3 ये सारे लोगों को मानने पड़ेंगे, ठीक है, सरकार को मानने पड़ेंगे। तो जब संविधान बना था उस समय 395 थे, अब कितने हो गए 470, ठीक है, 470 470 हो गए। बात करें अब जैसे जैसे समय बदलेगा तो 470 भी धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट थिंग इज कि संविधान को बनाने में अलग अलग कमेटी लगी थी। जैसे कि सपोज करो घर में शादी होती है, तो ऐसा नहीं है कि घर में जो फैमिली का हेड होता है वो सारे शादी के कार्य को संभालते हैं, ठीक है। क्या होता है कि भाई जब भी शादी होती है तो कोई कैटरिंग संभालता है, कोई गेस्ट को संभालता है ना, और कोई किसी चीज को संभालता है, कोई शॉपिंग को संभालता है, तो सबके काम बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है काम हमें लाइट लगने लगता है, हल्का लगने लगता है। सेम ऐसे संविधान में हुआ कि भाई संविधान के अलग अलग काम को अलग अलग कमेटी, अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, उन्हीं ग्रुप को क्या बोला गया, कमेटी या फिर समिति, ठीक है। टोटल 8 समिति थी, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति। इसका काम क्या था कि भाई संविधान का कवर पेज कैसा दिखेगा, संविधान का लुक कैसा दिखेगा, संविधान के पेजेस कैसे होंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करना, ठीक है। और याद रखना ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, हेड थे, उन्हें किसे बनाया गया, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। बता दूं बी आर अम्बेडकर की फुल फॉर्म जो होती है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। आज तक तो पता नहीं होगा लेकिन आप जान लेना, ठीक है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्लियर है। ये था बेसिक सी चीजें। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो अब आते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विशेषता या फिर भारतीय संविधान में विशेषता, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन कौन सी खास चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। तो याद रखना भारत का संविधान वर्ल्ड का, ठीक है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लंबा सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब भाई किससे बोलेंगे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सबसे लंबा लिखित संविधान, ऐसा संविधान जो कि एक संविधान सभा में बना हो प्लस उसका कोई लिमिटेड या फिर फिक्स्ड टाइम पीरियड हो, समय सीमा हो, उसी को बोलते हैं लंबा और लिखित संविधान, ठीक है। जैसे भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, प्लस एक संविधान सभा थी वहां पे बना, इसलिए भारत के संविधान को, ठीक है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लंबा लिखित संविधान कहते हैं। सेकंड थिंग इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, ठीक है। भारत का संविधान जो है ना लचीला और कठोर है। लचीला मतलब इसे चौक है, अगर इसे ब्रेक करूंगा तो इजीली टूट जाएगी, तो ये कठोर होती है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल क्या होगा, फ्लेक्सिबल सपोज करो वी हैव दिस कार्डबोर्ड, ठीक है, इसमें जो पेजेस है फ्लेक्सिबल है, इन्हें मैं फोल्ड कर सकता हूं, मोड़ सकता हूं, ठीक है, तो ये होते लचीला। तो भाई भारत के संविधान को लचीला क्यों होगा, भारत के संविधान को लचीला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो प्रावधान है, इसके जो नियम है, इनमें कभी भी हम परिवर्तन ला सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन कठोर क्यों कहते हैं भाई, फिर रिजिड भी, अब जब फ्लेक्सिबल कहते हैं रिजिड नहीं कहना चाहिए। रिजिड का मतलब होता है ना प्रोसेस तो है कि हम परिवर्तन तो ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है ना वो क्वाइट डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, समय लगता है। तीसरी चीज ये हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, मौलिक अधिकार देता है। मौलिक मतलब बहुत जरूरी और अधिकार मतलब हमारे हैं, भाई हम देश के नागरिक हैं तो हमें कुछ चीजें मिलनी चाहिए, बस ये वही चीजें हैं, और बाकी डिटेल में से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। डीपीएसपी से बोलते हैं भारत राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। मैंने बताया था शुरू में कि संविधान सरकार को कुछ कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसी को बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करूंगा। आगे बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो इसे बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक वही सबसे जरूरी कर्तव्य, भाई क्या है तो तुम्हारी ड्यूटीज भी तो हैं, देश के नागरिक हो, तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम साफ सफाई बनाए रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है देश की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, देश के फ्लैग, नेशनल फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करो, तो मौलिक कर्तव्य ये सारी चीजें को इंक्लूड करता है। आगे बात करें सेकुलरिज्म, जिसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। भारत जो है विविधता वाला देश है,
जिसमें एक से ज़्यादा रिलीजन रहते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भारत की सरकार किसी भी एक धर्म पे बढ़ावा नहीं देगी, जोर नहीं देगी। तो क्या है, सारे धर्मों को, बी इट हिंदुइज्म, बी इट इस्लाम, बी इट क्रिश्चियनिटी, सबको इक्वल कंसिडर करके चलेगी। आगे बात करें, अगला बोलते हैं सोवरेनिटी, जिसे बोलते हैं संप्रभुता। संप्रभुता या सोवरेनिटी का मतलब क्या है, क्या हुआ, भारत के संविधान ने ये बोला कि भारत के लिए जो फैसले, ठीक है, भारत एक देश है, उसके लिए फैसले उसके लोग लेंगे, ना कि कोई दूसरा देश। जैसे पहले कहते थे हम गुलाम थे तो हमारे लिए फैसले कौन लेता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन जब से हम आजाद हुए तो भारत को एक सोवरेनिटी, ठीक है, मिल गई, संप्रभुता मिल गई, जिसके तहत बोला गया कि अब से, ठीक है, देश के लिए फैसले देश के लोग लेंगे, देश की सरकार लेगी, ना कि कोई दूसरे देश लेगा। इसे बोलते हैं संप्रभुता। अगला है रिपब्लिक, जिसे बोलते हैं गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब होता है कि भाई जैसे पहले होता था ना, जैसे ब्रिटेन में भी चलता है कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, बिल्कुल भी अब बोला राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जैसे कि तुमने सुपर 30 में भी देखा होगा, है ना। तो बात करें बस वही वाला कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का, गणतंत्र होगा कि अब से देश का जो राष्ट्रपति होगा ना, वही बनेगा जो कि बनने लायक होगा, जो कि क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी पूरी करेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के बेटा राष्ट्रपति बनेगा। लास्ट है राइट फॉर माइनॉरिटीज, इसका मतलब क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार। एक होता है बहुसंख्यक और एक होता है अल्पसंख्यक। जिनकी संख्या, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसे बोलते हैं बहुसंख्यक, मेजॉरिटी, और जिनकी संख्या कम होती है उसे बोलते हैं अल्पसंख्यक या फिर माइनॉरिटी, ठीक है। जैसे कि अगर रिलीजन के हिसाब से ले तो हिंदुइज्म क्या हो गया, मेजॉरिटी में हो गया, ठीक है, बहुसंख्यक हो गया, और इस्लाम क्या हो गया, माइनॉरिटी में हो गया, ठीक है। इंडिया में अगर क्लासेस के बेसिस पे ले कि भाई पैसा किसके पास ज्यादा है, तो जिनके पास पैसा ज्यादा है वो माइनॉरिटीज में हो गए, क्योंकि इंडिया में पैसा बहुत कम है, ज्यादा पैसा कम लोगों के पास है और कम पैसा ज्यादा लोगों के पास है, तो गरीब लोग जो है वो मेजॉरिटी में हो गए। तो सबका जो सेंस होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर है? आइए लास्ट टॉपिक। चलो अब लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है लिमिटेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की सीमा। कि भाई भारत के संविधान में कुछ ऐसी कमियां हैं जो भारत के संविधान को इंक्लूड करनी चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पहला है लैंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है, जिसको हर कोई अवॉइड करना पूरा पड़ना, ठीक है, बहुत बड़ा संविधान है, तो हर कोई व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति जो है, हर देश जो है उसे अवॉइड करना पड़ना, तो ये पहली कमी है। दूसरी एम्बिगुअस लैंग्वेज, जिसे बोलते हैं अस्पष्ट भाषा, ठीक है। एम्बिगुअस लैंग्वेज मतलब अस्पष्ट भाषा, इसकी जो भाषा है ना थोड़ी सी क्या कहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एक जगह एक चीज को राइट बताएगी और दूसरी जगह वही सेम चीज को रॉन्ग बताती है, ये है। तीसरी कमी क्या है इसकी? अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम किया गया है। जैसे असेंबलीज में देख ले, ठीक है, पार्लियामेंट में, संसद में देख ले, तो बहुत सारी ऐसी सभाएं हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है, कि भाई वुमेन्स को वुमेन के पार्टिसिपेशन पे, ठीक है, जोर ही नहीं दिया गया है। अगली बात करें सेंट्रलाइज्ड बेसिस, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बेस मतलब क्या है कि ज्यादा पावर, ज्यादा शक्ति किसके हाथ में दे रखी? केंद्र सरकार की, जिसके कारण क्या होता है, केंद्र सरकार अपनी पावर का कभी कभी मिसयूज कर सकती है और राज्य सरकार को एक्सप्लॉइट करती है, ठीक है। इसीलिए ये भी इसकी एक फ्लो है या फिर लिमिटेशन या फिर कमियां कह सकते हैं। अगला है जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। क्या हुआ कि ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि वैसे तो 3 आने गवर्नमेंट के, ठीक है, 3 ऑर्गन हैं, लेकिन फिर भी क्या है उसमें से जुडिशियरी को ज्यादा पावरफुल बना रखा है, जिसके कारण क्या जुडिशियरी हमेशा ज्यादातर मामलों में इंटरफेयर कर जाती है। अगली बात करें स्लो जुडिशियल प्रोसेस, इसको तो सब एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में जो जुडिशियल प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा स्लो है, एक केस को कंप्लीट होने में एटलीस्ट 20 से 30 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हर किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, और ये सबसे बड़ा फ्लो है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लिमिट तय नहीं करी कि भाई हमारा जो जुडिशियरी में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इतने दिन में होनी चाहिए, इतने ईयर में कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके कारण क्या है एक फैसले को 50-50 साल भी लग जाते हैं। बात करें लास्ट, इस पे स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपका भी 3 नंबर में, जिसे बोलते हैं बैग ऑफ बोरोइंग, उधार की थैली। उधार किसी से लिया जाता है। याद रखना कि भाई भारत के संविधान को उधार की थैली क्यों कहा है? भारत के संविधान को उधार की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत के संविधान में कई ऐसे प्रावधान, कई ऐसे नियम हैं जो कि दूसरे देश के संविधानों से उठाए हैं। जैसे कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? मौलिक अधिकार, ठीक है, और ब्रिटेन के संविधान से याद रखना सबसे ज्यादा जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया तो सोचा कि भाई हमारे पास इन सारी चीजों का, ठीक है, एक्सेप्ट करने का या फॉलो करने का हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना इन्हें अपनाएंगे।
तो ये थी लिमिटेशंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर इस वीडियो को, ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, जिससे कि हर स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये डाउट है, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।